गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो गुड आफ्टरनून हो गया। आज क्लास का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दिया था। परिमल सर को कहीं जाना था और पवन सर को भी, इसलिए सुबह मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस लगा दी गई। हम ओल्ड जनरल बैच है, ये इसी में एडवांस के बच्चे हैं, यही ओल्ड जनरल है। और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और एक आपको तरीका बताया था चीज़ों को याद करने का, भाजसा। भाजसा का मतलब है चार क्या ये छः इतने बड़े बादशाह जिनकी बादशाहत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका तक फैली थी। बहुत बड़ी टेरिटरी पर इन्होंने राज किया और इनका डंका बजता था, इनके सिक्के चलते थे इस पूरी टेरिटरी में। लंबा कार्यकाल इन लोगों ने काटा और इन्हीं की पुश्तें राज करती 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 चली गई। तो उसमें से हमने कल पहला एक टॉपिक पढ़ा था बाबर का। और अब आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बाबर 1526 से महज 4 साल 1530 तक राज करके, और इतने साल तो सोचो प्रॉपर्टी बनाने में लग जाते हैं। हर साल इसने युद्ध लड़ा। 26 में पानीपत का, फिर ख से खानवा, फिर च से चंदेरी, फिर घ से घाघरा। खानवा के युद्ध में इसने राणा सांगा से पंगा मोल लिया, जो कि इसने अपने सैनिकों के मन में क्या भर दिया, जिहाद का नारा, और अपनी उपाधि गाजी की उपाधि, पेपर में आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, गाजी की उपाधि धारण की। और देखो कैसे राजपूतों के सिरों की मीनारों के सामने बैठ के शराब पी थी। तो अगर पूछे कि बाबर ने गाजी की उपाधि कहां धारण की, तो पानीपत के युद्ध में नहीं, खानवा के युद्ध में राणा सांगा से लड़ते हुए। मतलब जब ये जीत गया तो इसने कहा मैं गाजी हूं, और अपने सैनिकों को बोला कि तुम सब जो हो जिहादी हो, अपने धर्म को बचाने के लिए जो सामने आए उसको मार दो। तो इसके बाद इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय के साथ, जो हिंदू राजा था। उसकी 2 बेटियों को उठा के ये ले गया। और उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा बंगाल बिहार के राजाओं के साथ, और वो युद्ध ऐसा था जिसमें जल थल दोनों पे वो लड़ा गया। और फाइनली जाके 1530 में ये मारा गया। 1530 में इसकी डेथ हो गई। एक छोटी से लाइफ स्पैन में अगर हम देखें इसका टाइम पीरियड, तो ये 1483 में तो पैदा ही हुआ था और 1526 में एक्सपायर भी हो गया। यानी महज 47 ईयर्स तक ये जिंदा रहा, 47 साल। जैसे उस दौर को अगर देखें तो लोग 100 साल तक जिंदा रहते थे, जिसमें ये महज 47 ईयर्स तक आपको इसका टाइम पीरियड दिख रहा है। 17 साल ये वाले और फिर 26 साल वो वाले, तो लगभग मतलब 45 बहुत छोटा टाइम पीरियड था उस टाइम को देखें तो। इतने छोटे टाइम पीरियड में फिर भी इसने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो कि अगले कई 100 सालों तक इंडिया पे राज करेगा। और अगर स्पष्ट देखें तो 1857 की क्रांति तक इन्हीं के कुल के, इन्हीं के वंश के आदमी राजा महाराजा बनते रहे। और अगर कहें मुगलों का अंत तो 1857 के बाद माना जाएगा। तो सोचो 1526 से, और जब वो क्रांति हुई है 1857 की, तब तक इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, भाई एक आदमी, अब जैसे हम हैं, अपने परदादा के पिताजी का नाम हमें से किसी को नहीं पता, दादाओं के पिताजी का नाम भी हमें नहीं पता, और इनके टाइम में इतनी वंश चलेगा। और सबको पता है कि हमारे वंश में पहले बाबर था, फिर हुमायूं, कारण नाम इतना बड़ा था, काम इतना बड़ा किया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि इनका काम ठीक नहीं था, कुछ कहते हैं ठीक है, पेपर में जो आएगा हमें वो पढ़ना है। तो हमने कल बाबर के बारे में जाना था और बाबर के 4 बड़े युद्धों की हमने बात सुनी थी। ये क्यों भागा था बाबर अपने इलाके से, ये यहाँ का थोड़ी था। इसको आज भी एज हीरो पढ़ाया जाता है उज़्बेकिस्तान की किताबों में। उज़्बेकिस्तान में जो स्कूल में बुक्स है ना, जैसे हम जो अपनी बुक्स पढ़ाते हैं तो हम उसमें अपने राजाओं के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, ऐसे ही उज़्बेकिस्तान में हीरो के रूप में इसकी कहानियां गाई जाती हैं, लिखी गई हैं कि ऐसे हमारे देश के एक प्रतापी राजा ने भारत जैसे देश पर राज किया और वहां उसकी नस्लों ने राज किया। वो इसको एक हीरो मानते हैं, अपना नेशनल हीरो, कि हमारे देश का आदमी कहां कहां तक पहुंचा और उस देश के लोगों में कोई हिम्मत नहीं थी, मतलब वो कितने कमजोर थे कि हमारी नस्लें वहां राज करके आई हैं। तो उज़्बेकिस्तान का ये आदमी इंडिया क्यों आया, मैंने कल बताया था। 12 साल में ये राजा बना था, अपने एरिया का मालिक बना। इसने समरकंद को लूट लिया था, कब्जा कर लिया था 14 साल में। लेकिन जब समरकंद लूटा तो फरगना इसके हाथ से निकल गया, फिर फरगना पे आया तो समरकंद निकल गया, फिर समरकंद गया तो फरगना। जब तीसरी बार समरकंद इसके हाथ से गया तो ये समझ गया कि शायद मेरा इस तरह से इस एरिया में, इस रीजन में टिकना संभव नहीं है। इसके खिलाफ बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए थे, उज़्बेगों ने, सफवी वंश, उस्मानी वंश, वो लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रहे थे। पता था कि इतना यंग है, ये लड़का जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा इस चीज को, और इसीलिए ये अपने रिलेटिव के पास काबुल आ गया। और फिर उसने देखा कि इंडिया के आसपास का पाकिस्तान का इलाका जो था ना, आज जो पाकिस्तान है, ये खाली पड़ा था। तो इसने काबुल पे कब्जा किया सबसे पहले, अफगानिस्तान की बेल्ट पे आया। फिर इसने टारगेट बनाया कि काबुल से लाहौर और लाहौर से पंजाब तक का इलाका मैं अगर हथियार लूं, छीन लूं, तो मैं यहाँ का बादशाह, यहाँ का राजा बन सकता हूँ। लेकिन फिर इसकी किस्मत बहुत काम कर गई और पंजाब तक आने का इसका टारगेट था, लेकिन पंजाब के गवर्नर ने ही न्योता दे दिया कि अंदर आ जाओ, इंडिया के अंदर एंट्री कर लो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये तो छोटा सा एक बेल्ट चाहता था कि पाकिस्तान वाले पंजाब, मतलब इंडिया का भी मान लेकर हम, पंजाब से लेके और काबुल लाहौर तक का इलाका, एक छोटी सी बेल्ट। अगर आज मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कोई बहुत बड़ा सपना लेके नहीं आया था। इसका सपना सिर्फ ये मान लो ये था, पंजाब का इलाका छोटा सा और ये यहाँ तक का, जिसमें आज आपका पाकिस्तान आता है और अफगानिस्तान आता है। ये इस बेल्ट का राजपाट अपने हिस्से में चाहता था। लेकिन पंजाब के जो ये थे गवर्नर, इन्होंने इसको एंटर करवा दिया और कहा मैं मदद करूंगा। और फिर पानीपत में जाके युद्ध हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई। और उस लड़ाई में जब इसने भांप लिया कि यहाँ कोई ताकतवर है ही नहीं, तो फिर ये कहाँ छोड़ने वाला था एरिया, क्योंकि टारगेट इसने चाहे उतना रखा, लेकिन अब इसने को कमजोरी दिखाई दे गई। फिर ये दिल्ली और यहाँ से होते हुए आगरा, और ये पूरी बेल्ट इसकी। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो ख च घ, खानवा राजस्थान का इलाका, चंदेरी, फिर इसी से जुड़ा हुआ, यानी ये यूपी, पंजाब से लेकर लगा लो यूपी तक की ये पूरी बेल्ट इसने अपने अंडर ले ली, और वो ऑलरेडी इसके पास थी। तो आज का अफगानिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा बड़ा लगभग सारा, और इंडिया की भी उत्तर भारत की एक बड़ी बेल्ट इसका 4 सालों में राजा बन गया। ये इसने अपने बेटे को मरने के बाद, इसके 4 बेटे थे, इसने सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, वो इसको पसंद भी था कि मेरा ये बेटा लायक है। इसने अपने बेटे को निर्देश दिया कि बेटा देख, मैंने 4 साल में प्रॉपर्टी जोड़ी है ये, और मेरा पुश्तैनी तो सब कुछ छीन ही लिया था, सफवी ने वंश था, उस्मानों ने और उज़्बेकों ने। तो अब मेरे पास जो है ना ये प्रॉपर्टी है 4 साल वाली, और तू भाई सबसे बड़ा है तो अपनी इस प्रॉपर्टी को ना अपने भाइयों में बांट देना, ताकि ये ना हो कि कोई सा भूखा मरे। तो इसने हुमायूं ने, पिताजी जब इसके एक्सपायर हुए तब ये राजा बना, और ये हुमायूं उस टाइम महज 22 साल का था, तो कोई बहुत बड़ी उम्र थी नहीं। पिताजी के दिशा निर्देश का इसने पालन किया और अपनी प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्से, जिसमें कि ये राजस्थान वाली बेल्ट थी, लाहौर वाली बेल्ट थी और ये मेन हिस्सा था, इसका बंटवारा कर दिया। 4 भाई थे ये लायक लड़के जो बाबर के थे, हुमायूं, कामरान ये इसका भाई था, अस्करी और एक था हिंदाल, ये 4 भाई हैं।
तो हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, चारों भाइयों को मतलब चारों ने बराबर हिस्से ले लिए। हाँ, हेड अगर कहें तो हुमायूं ही बनेगा, क्योंकि हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। उन तीनों को बड़ा बड़ा एरिया पकड़ा के तुम इनमें राजपाट देखो, तुम यहाँ के गवर्नर हो, तुम इनके हेड हो। अब ये चारों भाई प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं। हुमायूं फिर भी सबसे बड़ा है, उसी का नाम चल रहा है वंशज, तो वही है बाबर का अगला। तो हुमायूं ने धीरे धीरे सोचा कि भाई प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाई जाए। 1530 में हुमायूं को ये पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिली, बंटवारा होकर मिली। इसके पिताजी की तो सारी अकेले की थी, लेकिन इसको बंटवारा होकर मिली। तो हुमायूं ने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में जगह जगह अटैक करने शुरू किए। आसपास इंडिया के छुटपुट राजा है, इनको अगर अटैक करके मार दिया जाए, ये मेरी अधीनता मान ले, तो मेरी प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। तो इसने जो स्टार्टिंग के साल लगाए ना, 1530 में ये राजा बना, ये बादशाह बना, स्टार्टिंग के 10 साल हर साल लड़ाई, हर साल कहीं ना कहीं ये अटैकिंग मोड में जाता रहा, लगातार लड़ता रहा, लगातार, यानी चैन की सांस नहीं ली। जैसे बड़ी पोस्ट पे पहुंचना बहुत आसान होता है, जिम्मेदारी के पद तक पहुंचना आसान है, लेकिन उस पर बैठ के जिम्मेदारी को निभाना बहुत मुश्किल है। हुमायूं जिम्मेदारी तो ले बैठा कि मैं बादशाह हूं, लेकिन बादशाह की बादशाहत के लिए एरिया भी तो चाहिए, टेरिटरी भी तो चाहिए, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। एक दिन भी इसने चैन की सांस नहीं ली, 10 के 10 साल लड़ता झगड़ता रहा। और इन 10 सालों में अलग 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 ढेर शत्रु बन गए इंडिया के, लेकिन जो सबसे ताकतवर इसका शत्रु था वो था शेर शाह सूरी, जो पहले शेर खान के नाम से जाना जाता था। शेर खान के ऊपर इसने खुद भी अटैक किया, इसकी भी गलती है। शेर शाह सूरी अपने एरिया में आराम से बैठा था, अफगान था वो, अफगान। याद है तुम लोगों को दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया था कि बहुत सारे अफगान थे, अफगान सरदार हुआ करते थे। तो दिल्ली सल्तनत से अभी अभी तो इनके हाथ में आया है ये सारा राजपाट। इससे पहले सिकंदर लोदी बैठा हुआ था, इससे पहले इब्राहिम लोदी 1526 तक था। तो 4-6 साल में वो थोड़ी मतलब बदल गया उनका, जो बड़े बड़े आदमी थे, जो जनता थी वो तो एज इट इज थी। तो एक अफगान था बहुत बड़ा, शेर खान। इसने शेर खान से बार बार जानबूझ के उसको उकसाया। किसने? ये शेर खान ही शेर शाह सूरी बनेगा युद्ध के बाद, अपना नाम रख लेगा शेर शाह सूरी। तो क्या हुआ, इस हुमायूं ने इस शेर शाह सूरी को बार 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 उकसाया। कैसे? ये उसकी टेरिटरी में जाता, उसके महल के बाहर अपनी सेना को ले जाता, और 6-6, 8-8 महीने सेना वहीं पड़ी रहती कि जैसे ही ये दरवाजा खोलेंगे। जैसे पुराने टाइम में क्या था, मान लीजिए एक राजा है, हर राजा अपना एक बहुत बड़ा महल बनाता था, एक शहर बसाता था, इसकी 4 दीवारी करवाता था। ये सब जनता के टैक्स के पैसे से करता था। इसके अंदर फिर इमारतें होती, राजमहल होते, मार्केट होता, सब लोग यही होते। तो जैसे ही कोई आता ना, इसमें अलग अलग दिशाओं में गेट लगे, बहुत भारी भारी गेट, ये लगा लो कि बहुत बहुत ऊंचे, कई कई फुट ऊंचे, भारी भरकम लोहे का यूज करके और बहुत भारी लकड़ियों से बनाए जाते थे, जो कि तोड़ना नामुमकिन बराबर था। दीवारों की मोटाई इतनी ज्यादा थी कि वो दीवारें, वो किला अभेद्य कहलाता था। लगभग लोग राजा ऐसे ही किले बनाते थे ताकि कोई बाहर से आए तो अटैक ना कर पाए। तो ये गेट से अब जैसे ही कोई पता चला भाई आक्रमणकारी आ गए, घोड़े हाथियों की सेना लेके, वो तो दूर दूर तक इनके आदमी फैले होते थे, दिखता था। छतें इतनी ऊंची थी, दीवारें, कि भाई वो आ रही है, आक्रमण, एक सेना आ रही है। तो तुरंत से ये क्या करते, अपने गेट्स बंद कर देते, जो ये गेट्स है ना इनको ये बंद कर देते। अब गेट बंद हो गए तो अंदर ही अंदर पूरा शहर बसा हुआ है। इस शहर में रहने के लिए भी है, खाने के लिए भी है, शहर में मार्केट भी है, सारी जनता आराम से बाहर पड़े रहो। अब ये सेना आएगी, यहाँ कुछ तो है ही नहीं, ना यहाँ मार्केट, ना यहाँ पीने के लिए कोई पानी सप्लाई वाटर, ना यहाँ कोई कुआं, कुछ नहीं है यहाँ। तो ये सेना आएगी, मान लो ये सेना इसको घेर के पड़ी रही कि चलो भाई घेर लो इनको, घेर लिया। अब घेर के पड़ी रही, अगले 6-8 महीने, साल भर का सामान अंदर रखते थे, पड़े रहो बाहर, कितने दिन क्या कर लोगे। और मान लो तुम सोचो कि ये दीवारों के पास आएंगे, तो बहुत ज्यादा समझदारी से किले बनाए जाते थे। किले की दीवारें जो बनती थी ना, ऊपर जाके बहुत ऊंचाई पर, जहां पे कि चढ़ना नामुमकिन बराबर था, ऊपर से किले की दीवार के बिल्कुल ऊपर जाके, और जानबूझ के ना ऐसा थोड़ा ढलान का छोटा सा, जैसे होता है ना पुराने घरों में इस तरह के कोई पाइप्स वगैरह छोड़ देते थे कि बारिश का पानी छत पे से नीचे गिर जाए। प्लास्टिक का पाइप लगाते नहीं थे, बस वो बना दिया जाता था। तो इसी तरह से ऊपर दीवारों पे ऐसे नीचे की ढलान सी करके और जगह जगह बनाया जाता। क्या करते थे उसका, वो बिना छत के था, छत नहीं थी वहां, वो बिना छत के खुली दीवार महल की ऊपर, और उसके ऊपर ऐसा, ताकि जब वो नीचे आएंगे, यहाँ सोचो ऊंची ऊंची दीवारों पे वो इतने सारे छेद है, अगर ये पास जाएंगे ना तो जो ऊपर छेद है उन पे गर्म कढ़ाओ, तेल के उबलते उबलते तेल के गर्म कढ़ाओ, 24 घंटे, सालों साल, महीने महीने उबलता रहता था तेल। क्या करेंगे इसका, जैसे ही कोई कोशिश करेगा, ऊपर से दिखता था, ऊपर से दीवारों में ना छेद ऐसे बनाते थे कि नीचे से कोई तीर मारेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर से अगर मारेंगे तो 100% नीचे वाले को लगेगा। तो ऊपर वाले की पोजीशन हमेशा स्ट्रांग हुई कि भाई उसकी मर्जी, वो किस पे तीर चला दे, कहां से कटार फेंक दे। तो नीचे वाले को क्या पता कि कौन से छेद में से आदमी हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। तो जैसे ये सेना पास बढ़ती, देख लेते पास आ गए, जैसे ही वो क्लोज आने की कोशिश करते, ऊपर से गर्म तेल का उबलता हुआ कढ़ाओ नीचे, वो पाइप सा होता, पाइप तो नहीं था प्रॉपर, लेकिन जैसे कभी अगर आप किले में जाओ तो देखना, वो ऐसी जगह थी कि आदमी पूरा जल जाएगा। तो ऐसे कढ़ाओ के कढ़ाओ, यानी सेना जो आके बाहर बैठी है वो चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वरना जलेंगे आदमी। वहां से ऊपर से तीर मारेंगे, वो छिप छिप के, वो तो सेफ बैठे हैं, ऊपर से नीचे तीर, मिनट भी नहीं लगेगा आने में, नीचे से ऊपर पता ही नहीं कहां चलाना, क्योंकि दिख तो रहे नहीं। तो इसलिए ना राजा सेफ हुआ करते थे। अब ऐसे ही ये शेरशाह सूरी जो था, ये अच्छा खासा, जैसे इसके ऊपर अटैक कर दिया हुमायूं ने, ये बैठा रहा अंदर, लेकिन कितने महीने, हुमायूं ने अपना सारा इंतजाम बाहर कर लिया, बैठा ही रहा। फाइनली जब ये आया, भाई निकलना पड़ा बाहर, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में, इस युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। ये 2 युद्ध बड़े काम किए जो पढ़ा रही हूँ। ये 5-7 साल, 10 साल इसको बस यही काम था हुमायूं को, 1539 और 1540। ये इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, 10 साल के पूरे युद्ध नहीं पढ़ने होते, लेकिन जो पेपर में इंपॉर्टेंस रखते हैं वो पता होने चाहिए। 1539 में एक युद्ध लड़ा गया चौसा, और 1540 में लड़ा गया बिलग्राम। ये बिलग्राम यूपी का इलाका है, कन्नौज, इसलिए इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। और चौसा बक्सर के पास पड़ता है, आप अच्छी तरह जानते हो, बक्सर बिहार के इलाके में पड़ता है, यहाँ गंगा नदी बहती है, ठीक है, लेकिन पेपर में सिर्फ चौसा आ जाता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दिया। 1539 में चौसा में लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई थी, और हुमायूं को लग रहा था कि मैं 100% जीतूंगा, लेकिन उल्टा पासा पड़ा और हावी हो गई शेरशाह सूरी की सेना, जो कि पहले शेर खान था। एक कहते हैं बचपन में उसने एक शेर मारा था, तो बहार खान लोहानी नाम के एक आदमी ने उसको उपाधि दी थी शेर खान की। तो शेर खान की फौज हावी रही, और कहने को होगा ये बादशाह हुमायूं, लेकिन इसको हरा दिया। और हारने के बाद इसकी ये दुर्गत हुई हुमायूं की। कहते हैं कि ये घोड़े पे बैठा हुआ था, और जब ये मैदान छोड़ के भागा तो इतनी तेज भागा, इतना डर लगा कि जो नदी आई ना बीच में, ये घोड़े समेत उस नदी में कूद गया कि जान बचनी चाहिए चाहे कुछ हो।
अब सोचो राजा की कितनी दुर्गत हुई, कितनी बेइज्जती की बात है, कितना बड़ा प्रतापी राजा जिनकी बादशाहत के दुनिया में झंडे गड़े हुए थे, और उस आदमी को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा नदी में कूदना पड़ा। उसकी अब राजा पहनते भी तो भारी भारी कपड़े थे ना, अब स्विमिंग करते टाइम इतने भारी कपड़े, वो सोचो जवाहरात से लदा हुआ इतने भारी भारी कपड़े, तो वो तैरने में कितनी दिक्कत होगी। तब इसकी जान बचाई थी एक भिश्ती ने, जो नाव चलाने का काम करता था, भिश्ती। तो इसने भिश्ती को कहा मुझे किसी तरह बचा लो, मैं बादशाह हूँ और अभी मेरा टाइम बुरा है, जिस दिन अच्छा टाइम आएगा तुम्हें बादशाह बनाऊंगा एक दिन के लिए। तो वो खुश हो गया। भिश्ती को लगा चल झूठ भी अगर मार रहा होगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक आधा मुझे ये माला वाला पकड़ा जाएगा। अब भिश्ती को तो उतना ही बहुत है ना, अगर मान लो ये झूठ भी मार रहा है कि मैं बादशाह हूँ, लग रहा था वैसे कि हाँ बादशाह है। तो भिश्ती ने जान बचा ली और जान बच गई तो वापस गया। वापस जाके फिर से वही दिमाग में फितूर की नहीं बदला लूंगा, मेरी बेइज्जती हो गई। 1500 अच्छा वापस जाके कहते हैं इसने आधे दिन का बादशाह भी बनाया था। उसी भिश्ती को बोला गंगा नदी में एक भिश्ती है उसको पकड़ के लाओ। लाया गया तो बोला देखो तुमने मेरी जान बचाई और मैं अपने वादे का पक्का हूं, तुम्हें मैं बादशाह बनाऊंगा, आधे दिन का बादशाह बना पाऊंगा। आधे दिन का बादशाह बना वो सोचो गरीब एक आदमी नाव चलाने वाला गंगा नदी के तट पे जो नाव खड़ी रखता था, और उसने राजा बनके बादशाह बनके चमड़े के सिक्के चला दिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, चमड़े के सिक्के चलाए। अब भिश्ती है, भिश्ती को चमड़ा इजीली अवेलेबल होगा, तो उसने कह दिया मेरी बादशाहत में मेरे राज्य क्षेत्र में चमड़े के सिक्के चलेंगे। लेकिन राजा कितने दिन का है, आधे दिन का। आपने मूवी देखी ना नायक, उसमें अनिल कपूर को एक दिन का शायद बनाया गया था कुछ सीएम वीएम, उसी टाइप का मान लो। तो चमड़े के सिक्के चले हैं किस बड़े बादशाह के टाइम में, हुमायूं के टाइम में, जब वो बादशाह था, लेकिन उसने भिश्ती को जान बचाने के एवज में एक इनाम के तौर पे आधे दिन का बादशाह बना दिया था। ठीक है, अब दोबारा इसको कीड़ा दिमाग में उठा के मेरी बेइज्जती कर दी और ऐसे कैसे मैं बैठ जाऊं, शेर खान है क्या चीज, मैं दोबारा जाऊंगा। और फिर एक साल बाद ये फिर अपनी सेना लेकर चढ़ाई करता है। अब सेना फिर लेके गया, यहाँ वो अगला कॉन्फिडेंट था, पिछले साल भगाया था, अगर अब आया तो इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिलग्राम में, कन्नौज में, यूपी, बक्सर बिहार का इलाका था ये चौसा वाला, अब यूपी में फिर से लड़ाई हुई। इस लड़ाई में ये जो हुमायूं है इतनी बुरी तरह हारा, पहले तो फिर भी जान बची थी, इस बार तो ये हो गया कि बस अब तो खत्म, किस्सा खत्म होगा, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं। यहाँ से ये गायब हो गया लड़ाई में, जैसे लगा ना कि भैया बात गई हाथ से, तो अंडरग्राउंड हो गया, गायब हो गया। और जैसे ही अच्छा इस चौसा के बाद से ना शेर खान ने अपना नाम रख लिया था शेरशाह सूरी, उसने अपने सिक्के भी चला दिए थे, मतलब फेमस हो गया था वो। तो बिलग्राम के बाद तो गायब ही हो गया, कौन, हुमायूं, बिल में घुस गया, गायब हो गया। और ये कन्नौज का इलाका आप मान लीजिए, आज के यूपी का यहाँ का इलाका मान लीजिए यूपी का, अब कहाँ भागेगा, क्योंकि पिछली बार जो है अपने इलाके में चला गया, इस बार शेर खान इतना कॉन्फिडेंट है कि इसके इलाके में जाके इसको मार सकता है। 2 साल से लगातार हरा रहा है ना, कहने वाले इतने बड़े राजा को, बादशाह को, तो उसका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ गया। अब इसके मन में डर पैदा हुआ कि यार ये तो मुझे जो है छोड़ेगा नहीं। कौन, हुमायूं किससे डर रहा है, शेरशाह सूरी से। और सच भी है, शेरशाह के मन में भी आया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं इस छोटे से इलाके का राजा क्यों बन के रहूं, क्यों ना मैं भारत की सल्तनत, इसका बादशाहत का पूरा मालिक बनूं, जैसा कि बाबर और हुमायूं के नाम में जाना जाता था। तो शेरशाह सूरी इसको छोड़ेगा नहीं, इसी डर से ये अपने पूरे परिवार को लेकर, हुमायूं खास इसके जो नौकर थे, जो कुछ खास टाइप के आदमी थे, जो इसके शाही गुलाम कह लीजिए, जिनका की लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, उन सबको लेकर रातों रात, और ये यहाँ पड़ता है ना आपका ये थार डेजर्ट, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, पूरा डेजर्ट क्रॉस कर गया पैदल पैदल। सोचो एक बादशाह का टाइम, कहाँ वो राजगद्दी पे ऐशो आराम का जीवन था, और कहाँ सिर छिपाते हुए डर के मारे कि पता नहीं कहाँ पकड़ा जाऊंगा और मुझे खानदान समेत कत्ल कर देगा शेरशाह सूरी। वो भी अफगान था, वैसा नहीं कि भाई बड़ा काइंड हार्टेड था, जैसे कि इंडियंस की आदत थी काइंड हार्टेड होने की, ये हमेशा काइंड हार्टेड बन के दूसरों को माफ करते थे, लेकिन वो भी ओरिजिनल है, वो मतलब अफगान का है कि मैं मार ही दूंगा मुझे मिल गया तो। इंडियंस में दिक्कत क्या थी, ताकत बेशक ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही सामने वाला गिड़गिड़ाता तुरंत उसको माफी दे दे, कोई बात नहीं गलती कर दी बेचारे ने, ऐसे हमने कई एग्जांपल देखे हैं। तो ये शेरशाह सूरी से बिल्कुल डर गया हुमायूं, और हुमायूं जो है यहाँ से थार मरुस्थल, बिल्कुल गर्मियों का दिन, जून की गर्मी, तपती दोपहरी, सोचो रेत कितना गर्म होता होगा उस टाइम, कौन से साधन थे कि हेलीकॉप्टर में उड़ना है, पैदल जाना है, मतलब राजा हो चाहे आम आदमी हो पैदल ही जाएगा। और जब तक सेना थी तो चलो हाथी पे और उन पे चलता था, बादशाह था, लेकिन अब तो डरपोक की तरह भागना पड़ रहा है ना, अब खुलेआम सिर उठा के थोड़ी चल सकता है। तो किसी तरह सोचो उस जून के उस टफ टाइम में, ये इसे कहते हैं कि समय का नहीं पता किसके ऊपर कैसा आ जाए। इस बादशाह के आंखों में ये लगा लो कैसा टाइम इसने देखा कि क्या पिताजी का टाइम था, क्या इसका टाइम था, और अब क्या टाइम आ गया। कहते हैं इसकी वाइफ उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, 8 महीने की प्रेगनेंसी थी, और ये था कि कभी भी राजकुमार का जन्म हो सकता है। उस दौर में जबकि रानी महारानियों की कितनी केयर की जाती थी, इसकी पत्नी उस तपते मरुस्थल में से पैदल घोड़े पे थे, ये घोड़े पे थे उस टाइम पे, और एक घोड़ा कितना चलेगा, वैसे भी गर्मी का मौसम, पानी की किल्लत, पानी वहां, राशन थोड़ा सा, जब भाग रहे हैं तो ये थोड़ी कि 10-20 बोरी लाद के चलो, ये होता है जान बचानी है, थोड़ा बहुत रख लो, फटाफट निकलो यहाँ से, क्योंकि शेरशाह वहां भी आक्रमण करता। तो ये जितना छोटा मोटा सा उस टाइम पे अफोर्ड कर पाए उतना लेके भाग गए। तब इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ पे बोरियां भरी जाएंगी और कपड़े रखे जाएंगे और गहने रखे जाएंगे, जो कुछ है बस लेके चल पड़ो, इस तरह का उस टाइम पे आलम था। तो इसकी पत्नी 8 महीने की प्रेग्नेंट, घोड़े पे सवार थी, घोड़ा हाँफने लगा और घोड़ा फाइनली मर गया, चलते चलते थार डेजर्ट में घोड़ा मर गया। और घोड़ा मर गया, पत्नी जिस घोड़े पे सवार वो मर गया, तो पति की जिम्मेदारी है ना, हुमायूं ने अपना घोड़ा दिया, हुमायूं को किसी ने घोड़ा नहीं दिया। देखो टाइम क्या क्या दिखाता है, हुमायूं बादशाह है, वो सब चेले चपाटे उसी के हैं जो उसके साथ चले थे राजशाही, क्योंकि राजा का टाइम बुरा कभी भी आ सकता था, सब जानते थे, लेकिन राजा अगर प्रतापी होगा वापस आ जाएगा। उसका भला चाहने वाले सो कॉल्ड उसके खास आदमी जो उसके साथ साथ चल रहे थे मरुस्थल में, और जिन्होंने ये सोचा था कि राजा जैसा रहेगा वैसे रह लेंगे, जब वो घोड़ा मरा ना तो हुमायूं उतरा, मतलब उसकी पत्नी के लिए कोई उतरा ही नहीं अपने घोड़े से, शर्मा के हुमायूं उतरा, भाई अगले की पत्नी है तो उसकी तो जिम्मेदारी है, हुमायूं के लिए कोई नहीं उतरा। तो हुमायूं ने लिखी है ये बातें कि जीवन में मतलब टाइम ऐसा आता है कि पता नहीं कब कौन आदमी कैसा दिन देखने पर मजबूर हो जाए, इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय का कुछ नहीं पता, समय कब किसका बदल जाए। ये कहावत देखो बादशाहों पर भी लागू होती है। फाइनली जाके किसी तरह इन्होंने 4 मील लिखा होता है, लगभग 6 किलोमीटर का सफर, ऐसे पैदल पैदल हुमायूं बादशाह
नंगे उसमें रेत में चला, जो इसने पहन रखे चप्पल जूते उनमें रेत में 6 किलोमीटर तपते रेत में चलना पड़ा। फाइनली जाके इनको एक ऐसा नगर मिल गया जहां आसपास पानी था, सिंध के इलाके में यानी पाकिस्तान के इलाके में, जिसका नाम था अमरकोट। अमरकोट एक इलाका है, हिंदू यहाँ पे राजा है, राजपूत राजा, और ये सिंध में आज के पाकिस्तान में था। और ये ओएसिस था। ओएसिस समझते हो? मरुद्यान, मरुस्थल में जहां कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है वहां थोड़ी सी आपको हरियाली मिल जाएगी, लोग बसे हुए मिल जाएंगे, थोड़ा खाने पीने का मिल जाएगा। तो उस टाइम में अमरकोट नाम का ओएसिस था, एक मरुद्यान था। चलते चलते बेहाल बदहाल हो गए, पानी खत्म, राशन खत्म, बुरा हाल। इसकी पत्नी कितना चलेगी भाई, 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला है तो कहीं रुकना भी पड़ेगा। अब इनको लकीली अमरकोट के राणा वीर साल, देखो अब इंडियंस की काइंडनेस देखो, राणा वीर साल नाम से ही समझ जाओ हिंदू राजा है। वीर साल ने अपने महल में शरण दी। राजपूत राजा ने अगर चाहता तो वहीं मार देता, भाई हमारे देश पे राज कर रहा था, मार देता, लेकिन नहीं। उसने देखा इसकी स्थिति कितनी खराब है, 6 किलोमीटर लगातार पैदल चलते चलते एक राजा बादशाह की क्या हालत हुई होगी, और उसकी पत्नी की हालत देख के इसने दया कर दी और अमरकोट के राणा वीर साल ने अपने महल में इसको सिर छुपाने की जगह दे दी कि कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ रह लीजिए, और अगर आपका पीछा कर रहा है शेरशाह सूरी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ आएगा तो हम मना कर देंगे, हम बताएंगे नहीं। यानी कितना ज्यादा बड़ा दिल था इस आदमी का, राणा वीर साल का। यहाँ 1-2 दिन नहीं, लगभग 1.5 साल रुके ये लोग, लगभग 1.5 साल। 1540 में यहाँ आए थे और 1542 तक यहीं रहे ये। यहीं पे इन्होंने एक शादी और की, हुमायूं ने। जो हुमायूं का भाई था ना खिंदाल, उसका एक टीचर था, गुरु था, उसकी बेटी थी, उससे इन्होंने यहाँ शादी की 1541 में। जरा देखो आप इसको, इस आदमी का घर बार छीन चुका, इसको चिंता नहीं है बिल्कुल भी कि भैया एक और पत्नी, इसने एक और से शादी कर ली, और उसी से फिर इसका बेटा जन्मा जो कि अगला बड़ा राजा बनेगा, जिसका नाम है अकबर। हमीदा बानो बेगम ये नाम है उनका। हमीदा जिनसे इन्होंने शादी की, हमीदा बानो, कहीं कहीं बानू लिखा है, बानू बेगम, इनसे शादी की है जब ये राणा वीर साल के महल में थे। ठीक है, राजा बहुत बहुत शादियां करते थे। इनकी जो सबसे ज्यादा चहेती पत्नी थी वो हमीदा बानो बेगम नहीं थी, वो अलग महिला थी, उनका नाम था हाजी बेगम। मैं अगले पेज पे लिख देती हूँ, उनका नाम क्या बताया मैंने, हाजी बेगम, और उन्हीं को कहते थे बेगा बेगम। ठीक है, बेगा बेगम उनका नाम था। उन्होंने हज यात्रा की थी, इसलिए लोगों ने उसका नाम हाजी बेगम रख दिया था। तो बेगा बेगम कहें या हाजी बेगम कहें, एक ही मतलब है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हुमायूं एक्सपायर हुआ तो उनके लिए मकबरा इन्होंने बनवाया, हमीदा बानो बेगम ने नहीं बनवाया, हाजी बेगम ने बनवाया। हाजी बेगम क्यों कहलाती है? क्योंकि इन्होंने हज यात्रा की थी। और जब ये एक्सपायर हुई ना, उनके 25-26 साल बाद, वो 1556 में एक्सपायर हुए, ये 1582 में, तब इनकी भी कब्र वहीं पर है, इनका भी मकबरा वहीं है जो उन्होंने अपने पति के लिए बनवाया था। तो अगर ज्यादा बड़ी वाइफ पूछेंगे भाई जिसका मेन योगदान है, तो वो हाजी बेगम का है या बेगा बेगम का है। लेकिन अकबर का जन्म इससे नहीं हुआ, अकबर का जन्म हुआ है हमीदा बानो बेगम से, जिसके साथ उन्होंने शादी की थी जब वो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में रुके हुए थे। ठीक है, 1542 तक वो वहीं रहे, तभी अकबर का जन्म हुआ। अकबर 15 अक्टूबर 1542 में ही तो जन्मे हैं। फिर वहां उनको लगा कि यार यहाँ लंबा टिकना ठीक नहीं है, और शेरशाह सूरी जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, मरवा सकता है मुझे, और कितने दिन रहेगा दूसरे के घर। जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो ऐसे ऐसे नहीं कि बुरा टाइम है तो सदा बस यहीं पड़े रहेंगे, नहीं, वो अपना दोबारा से कोशिश करते हैं कि दोबारा से मान सम्मान वापस लें। वहां से 1542 में ये आगे निकल पड़े, और फिर चलते 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 अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान से फिर ईरान गए, और ईरान मतलब उस टाइम का पर्शिया या फारस कह लो। ईरान में वहां का राजा था शाह, ईरान का शाह, इससे इन्होंने शरण मांगी और कहा भाई देखो ऐसे ऐसे हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमारे पिताजी जो हैं वो उज़्बेकिस्तान में ऐसे जन्मे थे और उनके पूर्वज कभी मंगोल थे और तुर्की थे। तो इसको लगा कि भाई ठीक है, ऊंचे खानदान का आदमी है, दोनों का कल्चर एक जैसा है, रहन सहन खान पान एक जैसा है, तो ईरान के शाह ने अपने यहाँ शरण दे दी। देखो कहाँ से दुखी होता होता कहाँ पहुंच गया, ईरान, पैदल पैदल। कहाँ से निकला था ये? जब ये हारा था बिलग्राम में। बिलग्राम कहाँ? कन्नौज में, यूपी में। वहां से सिर छिपाता छिपाता लेके परिवार को और लोगों को गया था ना ये। कहाँ गया था ये? राजस्थान से होता हुआ ये अपना थार का मरुस्थल और पूरा मरुस्थल क्रॉस करके लाहौर पैदल पैदल, फिर लाहौर से ये आगे बढ़ा अफगानिस्तान, फिर ईरान पहुंचा। ईरान के शाह ने शरण दी और यहाँ ये लंबा टिका, 1542 से 1555 तक यहीं रहा। यानी 13 साल एक आदमी ने दूसरे बादशाह को अपने राजमहल में रखा और पूरी इज्जत के साथ रखा, हर तरह की पॉसिबल मदद भी की। ऐसा नहीं कि खाली बैठा रहा, इसने भी उसकी मदद की, इसका दिमाग था, ये प्लानिंग्स करता था, आइडियाज देता था, यानी दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे थे। लेकिन ये ईरान के शाह की बड़प्पन की बात है कि भाई ऐसे किसी राजा को अपने यहाँ इतनी लंबी शरण देना। चलिए, जब ये सब चल रहा था उस टाइम इंडिया में क्या हो रहा था? 1540 में किसने भगाया था इसको? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बन गया, क्योंकि इसने जब इंडिया के बादशाह को भगा दिया तो छुटपुट राजा क्या है। और शेरशाह सूरी इतना ताकतवर समझने लगा, क्योंकि था भी काफी हद तक, कि इसने कह दिया कि अब से मेरी बादशाह चलेगी। और चली 1540 में इसने बड़े सिक्के और ये सब चीजें शुरू कर दी। 45 तक 5 साल बहुत बढ़िया टाइम पीरियड, बहुत ही बढ़िया। शेरशाह सूरी ने रोहतास का किला, बहुत भारी भरकम सा किला बनवाया था, और इसने दिल्ली में भी कई निर्माण कार्य करवाए, बिहार में भी कई निर्माण कार्य कराए। शेरशाह सूरी बाय चांस 1545 में एक्सीडेंटल मारा गया, उसकी कहानी बाद में सूरवंश में बताऊंगी। एक्सीडेंटल इसकी डेथ हो गई। इसके बाद इसका बेटा आलम शाह, जैसे ये शेरशाह वो आलम शाह, वो राजगद्दी पर बैठा 1545 में। इसको उल्टा कर दो, 1554 में वो भी एक्सपायर हो गया। यानी ये दो बाप बेटा, इनका वंश लगभग खत्म हो गया। तो सूरी वंश, जिसने कि किसको भगाया था? हुमायूं को। उस पहले शेरशाह सूरी, फिर उसका बेटा मर गए दोनों, और फाइनली जाके वंश भी लगभग खात्मे की तरफ। ये बात उड़ते 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 यहाँ पहुंच गई ईरान के शाह के पास कि दिल्ली ऐसे ऐसे खाली है, कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो दिल्ली पे बैठ सके। तो शाह ने कहा मैं मदद कर दूंगा, अगर तुम जाना चाहो तो मैं सेना दे दूंगा, आदमी तुम जितने कहोगे, हथियार जितने कहोगे, और चाहो तो अपनी गद्दी ले लो वापस, क्योंकि देखो अपनी प्रॉपर्टी तो अपनी होती है, वो तो किराए का घर मान लो ना। तो शेरशाह सूरी अब जा चुका, उसका बेटा भी मर चुका, और इतनी बड़ी कोई ताकत है नहीं जो कि तुम डील ना कर पाओ। ये कह के ईरान के शाह ने इसको अपनी सेना दी। इसने अपनी भी कहते हैं वहाँ खूब बढ़िया इमेज बना रखी थी, और इसकी भी एक पर्सनल सेना भी थी। तो ईरान के शाह की सेना, और जो एक बहुत बड़ा आदमी इसको यहाँ पर हेल्पिंग हैंड के रूप में दिया, ईरान के शाह ने दिया, जिसका नाम है बैरम खान। बैरम खान ये भी आया, ये वहाँ बहुत बड़ा सेनापति था ईरान में। तो बैरम खान हो गया, और कौन हो गया ये इसके साथ? हुमायूं। इन दोनों, और किसकी सेना है? शाह की सेना।
शाह की सेना, ये तीन इकट्ठे हो गए और इन तीनों ने चढ़ाई कर दी इंडिया की तरफ। वापस टारगेट बना लिया, वापस से अपनी राजगद्दी लेनी है। आगरा दिल्ली इनका मेन इलाका था ना, वापस जाना है। और फिर वापस ये जब आए तो पूरा अफगानिस्तान, ईरान से चले अफगानिस्तान क्रॉस किया, पाकिस्तान क्रॉस किया, यहाँ एंट्री हुई। यहाँ इन्होंने एंट्री जब की तो सरहिंद, सरहिंद पंजाब का इलाका, सरहिंद में इनका युद्ध हुआ एक आदमी से जिसका नाम है सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी ये अलग आदमी है, इससे लड़ाई हुई सरहिंद में। सिकंदर सूरी है और एक तरफ हुमायूं। हुमायूं में जज्बा था कि भाई मुझे जीतना है, चाहे कुछ मुझे गद्दी वापस चाहिए। बहुत साल हो गए, 15 साल पहले गया था, 15 साल बीत चुके। तो सिकंदर सूरी हारा और बहुत इजीली, बहुत ही ज्यादा आसानी से बैरम खां सेना के साथ एंट्री कर गया। किसी और ने रोका ही नहीं। आ रहा है, विदेशी है, पता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। इसने बहुत आसानी से, जो रोहतास का किला था ना, रोहतास का किला मैंने भी जिक्र किया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया। 1541 से बना था ये किला, 1541 से 43 के बीच में। सोचो इसके टाइम पीरियड में बहुत बढ़िया किला था। इस पे इसने तुरंत से अटैक कर दिया और वहां का जो गवर्नर था, जो किले का केयर टेकर था, फटाफट से उसने सौंप दिया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लड़ना, ये किला बेशक आप रख लो। तो एक किले के मालिक बनते और ताकतवर कि भैया अब तो हमारी जगह भी हो गई, हम यहाँ घुस के सेफ हो सकते हैं अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करे। आगे बढ़ते गए और सरहिंद की लड़ाई से क्लियर हो गया कि अब इंडिया पे शायद वापस हुमायूं का राज होगा। ऐसा ही हुआ। आगे बढ़ते 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 हुमायूं पहुंच गया दिल्ली और जुलाई 1555 में ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। यानी हुमायूं 15 साल बाद वापस अपने एरिया में आ गया। 1540 में भागा था ना सर छुपा के शेरशाह सूरी से, जब हार गया था। अब शेरशाह सूरी का चैप्टर बंद हो चुका है, उसका बेटा खत्म हो गया, अब कोई इसको रोकने वाला नहीं है। बढ़िया रोहतास के किले के बाद तो इसको लगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फाइनली दिल्ली में राजगद्दी पर, अपने पिता की गद्दी पर वापस बैठ गया। आगरा इस टाइम पहले राजधानी थी ना, तो आगरा दिल्ली मेन इलाके माने जाते थे। अब ये दिल्ली में बैठ तो गया, लेकिन इससे चिड़ने वालों की कमी नहीं है। और उन्हीं चिड़ने वालों में दिल्ली की गद्दी पर एक छोटा सा राज 2 महीने का राज किया था हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। हेमू जिसको बोल देते हैं, हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई आपने नाम सुना होगा 1556 में, ये उसका कैरेक्टर है। हेमचंद्र विक्रमादित्य को दोबारा पढ़ाऊंगी जब पानीपत का युद्ध पढ़ाऊंगी। वापस आते हैं। अब 1555 बढ़िया कट रहा था, अच्छा तरह से राजपाट संभाल लिया, ठीक है भाई, शाही आदमी था, वापस से वही रहना खाना पीना। इसने ना एक शहर बसाया था दिल्ली में। किसने? हम अभी हुमायूं की बात कर रहे हैं, हेमू की बात थोड़ी देर बात करेंगे। हुमायूं ने दिल्ली में एक शहर बसाया था और लगभग राजा अपने नाम से या अपने किसी गुरु के नाम से शहर बसाया करते थे। इसने दिल्ली में एक शहर बसाया। उस शहर में आज जिसको आप पुराना किला कहते हैं ना, वो इसी का बसाया शहर था। दिल्ली में आपको पता होगा एक जू है, एक चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर से बिल्कुल अगली दीवार ही पुराना किला है। ये पूरा शहर हुआ करता था और इसमें ही ये रहा करता था। इसमें ना आपको कभी मौका मिले तो जाके देखना, मैंने तो बहुत बार देख लिया। इसमें एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी अब तो खैर बंद है वो। ऐसे ना 8 अलग अलग पोजीशन में ऐसे कर करके खंबे टाइप खड़े कर रखे हैं 8, और इन 8 के ऊपर, जैसे 8 नीचे खंबे हो गए, इनके ऊपर ना ऐसे एक बड़ा सा हॉल बनाया गया होगा और फिर उसके ऊपर जो है जैसे छत होती है ना रेक्टेंगुलर, इस तरह की नहीं है, ऊपर गोल से छत बना रखी है, प्रॉपर गोल भी नहीं है। तो ये अष्टभुजाकार है, 8 भुजाएं दिखती हैं इसकी। इस तरह से कुछ अलग सा स्ट्रक्चर बनाया और इस स्ट्रक्चर में इसने अपनी लाइब्रेरी, जैसे ये खंबे हो गए, इनके ऊपर कुछ इस तरह का थोड़ा ऐसे ऐसे शेप सी का ये बनाया। इसको इसने नाम दिया, ये शेर मंडल है। शेर मंडल, शेर मंडल लाइब्रेरी है इसकी। दुनिया भर की किताबें, पढ़ने का बहुत शौकीन है, बहुत ज्यादा तेज दिमाग है, खूब पढ़ता है ये आदमी। तो पढ़ने का शौकीन है, ज्योतिष में भी विश्वास करता है। कहते हैं 7 दिन 7 तरह के कपड़े, 7 रंगों के कपड़े पहनता था। आज भी देखते हैं ना बहुत सारे लोग इंडिया में सैटरडे को ब्लैक पहनेंगे और मंडे को, थर्सडे को कुछ पता नहीं कौन सा येलो पहनेंगे, कुछ इस तरह के आज भी बहुत लोग मानते हैं ज्योतिष में विश्वास करने वाले। ये भी ऐसा ही था, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। लेकिन अब जब 15 साल बाहर रहा ना, तो थोड़ा थोड़ा ज्योतिष में से विश्वास कम हो गया और इसको लगा नहीं, कर्म करने से आदमी आगे बढ़ता है, सिर्फ विश्वास करने से नहीं। लेकिन बेसिकली ये थोड़ा सा मानता था किस्मत को और इन सबको। तो शेर मंडल में लाइब्रेरी थी। अभी आराम से यहाँ आ गया, 5-6 महीने बढ़िया कटे, बहुत बढ़िया। जुलाई में आया था। जनवरी की घटना है, जनवरी 24 जनवरी 1556 है। ये भगवान को बहुत ज्यादा विश्वास करता था कि भाई अपने अल्लाह पर। तो जब भी कभी अजान, अजान जानते हो ना, जैसे हम हिंदू हैं तो हम आरती गाते हैं, इस तरह जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अजान देते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं। उसमें घुटनों के बल बैठ के वो अपने अल्लाह को याद करते हैं। जैसे हम लोग जो है हाथ जोड़ के भगवान को याद करते हैं, या क्रिश्चियन जो है वो अपना ऐसे क्रॉस बना के याद करते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो इसका बड़ा भगवान में, अपने अल्लाह में विश्वास था और कहते हैं जब कभी ये कोई अजान सुन लेता ना, कहीं भी मान लो कहीं बैठा राजमहल में, कोई डिस्कशन चल रहा है और अजान आ गई। अजान का मतलब एक कॉल फॉर प्रेयर, कि भाई प्रेयर स्टार्ट होने वाली है, अब प्रेयर करनी है हमें। तो उससे पहले एक तरह की एक इंस्ट्रक्शन मान लो कि भाई अजान की आवाज आ गई, मतलब मुझे अल्लाह को याद करना है। तो तुरंत से ये कहीं भी हो, कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, ये तुरंत से घुटनों के बल बैठ के और जैसे नमाज पढ़ते हैं उस पोजीशन में बैठ जाया करता था। बहुत अच्छी बात है भाई, अपना अपना धर्म सब लोग, अगर दूसरे का नुकसान ना करे तो कोई दिक्कत नहीं। एक दिन ये शेर मंडल की सीढ़ियों पे चढ़ के अपनी लाइब्रेरी में गया। अब ये सोचो पिलर्स है, ऊपर तो सीढ़ियां बनेगी ना, तभी तो ऊपर जा पाएंगे। तो सीढ़ियां थी। अब ये सीढ़ियां थोड़ी गोल गोल सी थी, जैसे सीधी सीढ़ी नहीं थी, ये ऐसे ऐसे बना रखी थी सीढ़ियां, सर्कुलर, उसमें जैसे बाइंडिंग के रजिस्टर्स होते हैं ना, इस तरह से। तो ये आदमी जो गया अपना, अच्छा ऊपर जाके ये मूर्ति थी, ऐसी गोल गोल सी थी, फिर ऊपर जाके मूर्ति थी, यहाँ लाइब्रेरी थी। तो इसने अपनी किताबें देखी। उस टाइम किताबें हमारी आज की किताबों जैसे थोड़ी थी कि भाई हैंडी है, 400 पेज पतले पतले, तब हैंड रिटन बुक्स थी। पांडुलिपि बोलते हैं, जो हस्तलिखित किताब होती है ना, उसको पांडुलिपि कहा जाता है, हस्तलिखित। तो ढेरों पांडुलिपि थी यहाँ, तब प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी आई थी। तो पांडुलिपि में मोटी मोटी भारी भरकम किताबें होती हैं, चौड़ी बहुत होती थी, लंबी बहुत होती थी, मतलब एक किताब कई कई किलो की होती थी। ये पढ़ने का शौकीन था, रोज रोज लाइब्रेरी जाता नहीं था। तो लाइब्रेरी में गया हुआ था, पहले 1 किताब, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8-10 किताबें इसको पसंद आई। इसने कहा ये पढ़ूंगा। तो 8-10 किताबें, अब 4-5 इस हाथ में, भारी भारी इतनी मोटी मोटी किताबें, भारी भरकम। वो एक किताब जैसे 5-6 इसमें, 5-6 इसमें, दोनों हाथों में इसने किताबें ले ली। अच्छी बात है, अभी कोई बहुत बुढ़ा भी नहीं है, 46-47 ईयर्स का तो हुआ है, क्योंकि देखो ये जन्मा ही मैंने बताया 1508 में था।
1508 में जन्मा और 56 की घटना है ये, तो आप लगा लो कितना हुआ, 50 भी नहीं हुआ ना, अभी 2 साल का, 48 ईयर्स का है। तो अब ये अपनी 6-6 8-8 किताबें हाथ में लेके, और राजाओं के तुम देखो मुस्लिम कम्युनिटी के कपड़े कैसे थे, जैसे हिंदू राजा जो थे वो अलग कपड़े पहनते थे, और जो ये इस्लाम धर्म को मानने वाले इनके कपड़े अलग होते थे। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, अलग से सिर पे पहनने का, और बहुत भारी भरकम से ऐसे चौड़ा सा ओवरकोट, लंबा, बहुत ज्यादा, बहुत भारी, इतनी चौड़ी चौड़ी बाजुएं, तो कपड़ा जो था वो ऐसा था कि वो कैरी करना भी बड़ा मुश्किल था, इतना भारी भरकम, कई तरह के कपड़े पहनते थे। तो जब ये उन किताबों को दोनों हाथों में भर के इस सीढ़ी से, जैसे बताया मैंने आपको कि वो सीढ़ी कैसी थी, यहाँ से टेढ़ी थी और फिर गोल गोल स्टार्ट होती थी, तो जैसे ही वो किताब भर के हाथ में चल रहा था, जैसे ये टेढ़ा शुरू होना था ना, वो अजान सुनाई आ गई, अजान, कॉल ऑफ प्रेयर, जिसमें प्रेयर के लिए नीचे बैठना था। तो अब जैसे ये इतना डिवोटेड था, इसका धर्म में इतना विश्वास था, दोनों हाथ किताब से भरे हुए हैं, और वहीं के वहीं जो है ये घुटनों के बल बैठने लग गया। ये नहीं कि किताब साइड रखूं, इसने कहा तुरंत जिस पोजीशन में हूं वहीं पे मतलब याद कर लूं अल्लाह को। तो जैसे ही वो सीढ़ी, वैसे तुम सोचो कंजस्टेड होती है, राजा भारी भरकम था, कैसे भारी भरकम वो कपड़े पहनता था, दोनों हाथ किताब से भरे हुए, यानी पकड़ने के लिए, शरीर को संभालने के लिए कुछ नहीं है इसके पास, और भरे भरे उन किताबों को जैसे बैठने लगा ना, तो वो जो भारी भरकम इसका झोला टाइप जो था ड्रेस में, उसमें इसका पैर अटक गया, पैर के जैसे नीचे आ गया वो, तो एकदम से ये धड़ाम से गिरा, और पहले एक सीढ़ी, गोल गोल थी सीढ़ियां, तो ऐसे सीढ़ी एक लगी, फिर और नीचे, संभले कैसे, हाथ खाली हो तो आदमी कुछ पकड़ ही ले, इसके हाथ खाली थे नहीं, हाथों में किताबें थी, तो वो उसमें लिपट के ऐसा गिरा कि 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 4 सीढ़ी, वो लगातार सिर में, भारी भरकम सीढ़ियां थी पत्थरों से बनी, इतनी बार सिर में चोट लगी, एक सीढ़ी बिल्कुल आंख के पास यहाँ गड़ गई, और कहते हैं 2 दिन तड़प तड़प के फाइनली ये एक्सपायर हो गया। तो इसी जहां ये काम हुआ ना, पुराना किला जिसको आज मैं कह रही हूँ, यहीं पे इसको दफना दिया गया पहले हुमायूं को, कि भाई यहीं मरा है, यहीं दफना दो। जब ये हुमायूं मरा, यहीं दफना दिया, तो इस एरिया के ऊपर अटैक हो गया। अब पता चल गया भाई अभी तो आया था राजा, जुलाई में तो आ ही रहा था, जनवरी में ही मर गया, तो ये बात आग की तरह फैल गई कि ये तो मर गया, हुमायूं मर गया, हुमायूं, दिल्ली सुनी, दिल्ली सुनी। इसका बेटा उस टाइम सिर्फ 13 साल का था, क्योंकि देखो अकबर कब पैदा हुआ, 1542 में, और अभी 1556 की जनवरी आई है, तो 42 से आप खुद देख लो, 56 में 14 साल होते, जनवरी में पूरे 14 साल का होता ना, इसमें 56 में, तो अभी तो 13 साल का लड़का था। ये बात आग की तरह फैल गई कि राजा मर गया, दिल्ली सुनी, दिल्ली सुनी, तुरंत से सब लोग एक्टिव हो गए। और उसी दौर में यहाँ पर पानीपत की जो दूसरा युद्ध हुआ ना, उसकी कहानी यहीं से तो है कि यहाँ पर फिर जो है ये हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अटैक कर दिया, और जब उसका अटैक हुआ तो सबको फील हुआ कि कहीं हुमायूं के शरीर के साथ वो कुछ गलत व्यवहार करे। पहले लोग थोड़े पागल भी थे ना, मरे हुए के साथ भी गलत व्यवहार कर देते थे, भाई काट दे या उसको खुर्द बुर्द कर दे, तो तुरंत से वो जो डेड बॉडी थी उसको निकाला यहाँ से कि यहाँ दफनानी ठीक नहीं है, और यहाँ से उस डेड बॉडी को ले गए फिर कलानौर। कलानौर कहाँ पड़ेगा, आज के हरियाणा में, तब के पंजाब में। कलानौर ले गए और फिर वहाँ कलानौर में ही जाके इसका राज्याभिषेक कर दिया, 13 साल कुछ महीने के बच्चे का, जिसको हम अकबर के नाम से जानते हैं। तो हुमायूं का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो गया, उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसका राजपाट उसके 13 साल के बेटे ने संभाल लिया। 13 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। खुद देखो उसके दादा की बात करें, बाबर तो 12 साल में राजा बना था, लेकिन उसका साथ जो दिया वो बहुत ज्यादा दिया बैरम खान ने। और बैरम खान ने कहा मैं इसका संरक्षक हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और बैरम खान ने बहुत अच्छे तरीके से अगले 4 साल तक राजपाट को इतने बढ़िया तरीके से चलाया कि अकबर को महान कहलाने में एक बेस का जो काम किया ना, ताकत जो इकट्ठी करके रखी अकबर के नाम की, वो रखी बैरम खान ने। तो अकबर पढ़ने से पहले हुमायूं हमें ढंग से समझ लेना चाहिए। अब हुमायूं मर गया, लेकिन हुमायूं की इतनी बेइज्जती तो गलत है ना कि भाई देखो डेड बॉडी पहले शेर मंडल में दफनाई, फिर कलानौर ले गए। अब ये कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं हुआ, इसी बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 की तो घटना है, 56 में ये मरा है, इसकी डेड बॉडी को वहां से वहां ले गए, 56 में ही दूसरा युद्ध स्टार्ट हो गया। अब इस दूसरे युद्ध में अकबर जीता, बैरम खान अकबर जीते, और जो वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो मर गया। तो हेमू के मरते ही पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद वापस से दिल्ली की गद्दी पर अकबर का राज हो गया। अब दिल्ली इनका, तो पूरा इलाका इनका, इसीलिए दिल्ली में हुमायूं के लिए मकबरा बनवाया गया, और ये कहलाता है हुमायूं का मकबरा। ये हुमायूं का मकबरा, ये पहला ऐसा मकबरा है जो, ये पिछली बार डीपी में था, ग्रैंड गार्डन टॉम्ब है। ग्रैंड गार्डन टॉम्ब, इसका क्या मतलब, 4 बागों के बीच में स्थित है। आपको कभी मौका मिले तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर देखने लायक। ये ऐसे जैसे कभी जाओगे ना तो एक गेट खुलेगा, इस गेट में से अंदर आपको लगेगा सब कुछ खत्म है, लेकिन दूसरा गेट है। फिर अंदर जाओगे तो फिर वहां बहुत सुंदर चारों तरफ ये पूरा एरिया बाग ही बाग है, बहुत सुंदर बाग, तरह तरह के फल, अभी भी वहाँ फल लदे रहते हैं। आप कभी जाओगे ना तो उसके बैकयार्ड में इतना बड़ा जो ये अनार है लगा रहता है बागीचा पूरा। यहाँ चारों तरफ बहुत ही सुंदर बाग हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, 4 तरफ बाग है, और यहाँ पे इनके बीच में बहुत ऊंचे हिस्से पर, जैसे नीचे कम से कम 15 भारी भारी सीढ़ियां, इतनी भारी सीढ़ियां, उसके ऊपर जाके यहाँ तब यहाँ टॉम्ब बनाया गया है, जिसमें कि इनकी कब्र बनाई गई थी। किसकी, हुमायूं की। हुमायूं के लिए इतना काम कौन करेगा, जो इसकी सबसे पहली पत्नी थी, चीफ वाइफ जो थी इसकी, क्या नाम था उनका, हाजी बेगम। हज यात्रा पे गई थी ना वो, हाजी बेगम। और एक नाम क्या था उनका, बेगा बेगम। बेगा बेगम अकबर की माँ नहीं है, ये अकबर की माँ का नाम है हमीदा बानो बेगम, वो अलग औरत है, उसने नहीं बनवाया ये, इन्होंने, ये दोनों एक ही हैं, एक ही औरत। प्लस अकबर ने कहते हैं काम किया, अकबर तो खैर बच्चा था, कहने की बात है, फिर भी इन्होंने काम किया और ये बनवाया हुमायूं का मकबरा। तो इसलिए कहते हैं क्या बताया मैंने, ग्रेट और गार्डन टॉम्ब, ये जो 4 बागों के बीच में है ना, इसी कारण ये पहला एग्जाम्पल है कि ऐसे किसी के मकबरे के 4 तरफ बहुत सुंदर बाग लगाए गए। और इन बागों को ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ दिया, इनमें आप कभी जाओगे ना उस टाइम के बीच में ऐसे छोटी छोटी नहरें नालियां टाइप बनी हुई है ऐसे।